पूरे मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बन रहे हैं। ईरान के इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका भी घबरा गया है। आखिर क्या वजह है कि सुपर पावर अमेरिका ईरान से सीधे पंगा लेने से डरता है, और क्या वजह है कि अब तक इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला नहीं किया है? क्या वाकई ईरान इतना ताकतवर है कि दुनिया का सुपर पावर भी उससे घबराता है? दरअसल ये सच है कि ईरान एक ताकतवर मुल्क है और कई बड़े देश उससे जंग नहीं करना चाहते। उसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का डिफेंस सिस्टम, जो किसी भी लिहाज से बहुत मजबूत है। आपको बता दें कि इजराइल पर ईरान के कई सारे ड्रोन अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की ताकत और कुव्वत पर भी बातचीत शुरू हो गई है। ये डिबेट का मौजू बन गया है कि अगर जंग होती है तो ईरान और इजराइल किस तरह अपनी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। अगर हम इलाके के हिसाब से बात करें तो इजराइल ईरान से तकरीबन 75 गुना छोटा है। ईरान की आबादी इजराइल से 10 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ईरान के पास आर्म्ड फोर्सेस चुनने के लिए लोगों का एक बड़ा ग्रुप है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस मगरबी एशिया खित्ते में सबसे बड़ी फोर्स है, जिसमें कम से कम 5,80,000 एक्टिव आर्मी पर्सोनल्स हैं और तकरीबन 2 लाख ट्रेंड रिजर्व पर्सोनल्स हैं। ईरान के इस आदाद-ओ-शुमार की तुलना में इजराइल फौज, बहरी और पैरामिलिट्री में 1,69,500 एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल्स हैं। इसके अलावा 4,65,000 रिजर्व फोर्सेस हैं। वहीं अगर हम बात करें दोनों मुल्कों के दिफाई इखराजात की, तो इस मामले में इजराइल ईरान से आगे है। न्यूज वेबसाइट डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने यह खुलासा किया है कि इजराइल का डिफेंस बजट $24 बिलियन है, जबकि ईरान का $9.95 बिलियन है। ये काबिले जिक्र बात है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान दिफाई ताकत के लिहाज से 145 ममालिक में 14वें नंबर पर है, जबकि इजराइल 17वें नंबर पर है। परमाणु हथियार की बात करें तो एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास कम से कम 1 दर्जन परमाणु हथियार हैं। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। ताहम इजराइल ने कभी ऑफिशियल तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान के पास भी परमाणु हथियार हैं, क्योंकि उसने परमाणु हथियार ले जाने वाली क्रूज मिसाइलें डेवलप की हैं। ताहम ईरान ने ना तो कभी खुलकर माना और ना ही इनकार किया। किसी भी मुल्क की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि उसका कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। ईरान और इजराइल के भी अलाइज हैं जो उनके साथ खड़े हैं। इजराइल पर हमले के बाद से कई मुल्क इजराइल के साथ खड़े हैं तो कई ईरान के साथ। जो मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं उनमें इराक, सीरिया, लेबनान, चीन, रूस, तुर्की वगैरह हैं। जो इजराइल के साथ खड़े हैं उनमें अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, UAE, मोरक्को, बहरीन वगैरह शामिल हैं। ईरान के पास जो सबसे ज्यादा बड़ी ताकत है वो है उसका पेचीदा डिफेंस सिस्टम। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के मुखालिफ अहम तौर पर अमेरिका और इजराइल दहाइयों से ईरान पर सीधे फौजी हमले से बचते रहे हैं, उससे उलझना नहीं चाहते हैं। दोनों ही मुल्कों की ताकत और कुव्वत की तुलना करने के बाद ये मालूम हो रहा है कि ईरान का पलड़ा ज्यादा भारी है। फिलहाल आगे क्या होगा यह अभी साफ नहीं है और कोई वाज़ेह इशारा भी नहीं मिल रहा कि क्या ईरान और इजराइल मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के खिलाफ जंग के मैदान में उतरेंगे या नहीं। सऊदी अरब की हुकूमत ने फिर उम्रा के गाइडलाइंस में तब्दीली की है। नई गाइडलाइंस की माने तो उम्रा के लिए जारी होने वाला वीजा अब सिर्फ जारी की गई तारीख से 3 महीने तक ही वैलिड होगा। गुजरे दिनों ही हज और उम्रा वजारत ने भीड़ कम करने के लिए रमजान में सिर्फ एक बार उम्रा की इजाजत दी थी। सऊदी अरब की हुकूमत का कहना है कि बदलाव सालाना हज सीजन की तैयारियों के मद्देनजर किया गया है। बता दें, गुजरे दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई लोगों ने हज और उम्रा वजारत से वीजा की वैलिडिटी और गाइडलाइंस को लेकर कई सवाल पूछे थे, जिसके बाद ये जवाब आया है। वजारत ने इस बात पर जोर दिया कि जो बदलाव किए गए हैं वो काफी बातचीत और फीडबैक के बाद किए गए हैं। हर साल मक्का आने वालों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वजारत उन तमाम चीजों पर ध्यान दे रही है जिससे सऊदी अरब आने वालों का सफर आसान हो। इसके अलावा हज और उम्रा वजारत ने वीजा रूल्स को लेकर सख्ती भी दिखाई है। दरअसल कई लोग उम्रा वीजा का इस्तेमाल रोजगार या दूसरे कामों के लिए करते हैं। वजारत ने जोर दिया कि उम्रा वीजा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उम्रा के लिए किया जाना चाहिए। मुल्क के सबसे मुश्किल समझे जाने वाले सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इस इम्तिहान में इस बार
52 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। बता दें, बीते दिन यूपीएससी ने इम्तिहान के रिजल्ट्स जारी किए थे, जिसमें कुल 1016 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली थी। पिछले कुछ सालों की बात करें तो मुस्लिम उम्मीदवारों का परफॉर्मेंस साल दर साल बेहतर हो रहा है। 2022 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में सिर्फ 29 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली थी, जबकि 2021 में 25 ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई थी। लेकिन इस साल 52 उम्मीदवारों ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई। रैंक की बात करें तो 6 मुस्लिम उम्मीदवारों ने टॉप 100 में आने में कामयाब रहे। जामिया मिलिया इस्लामिया के रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी से ताल्लुक रखने वाली नौशीन ने मेरिट लिस्ट में 9 पायदान ला मुस्लिमों में अव्वल किया। हर साल की तरह इस साल भी जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी के तलबा ने शानदार परफॉर्मेंस दी। अकादमी के 31 तलबा ने इम्तिहान में कामयाबी पाई। कामयाबी पाने वालों में कई तलबा ने मेरिट लिस्ट टॉप भी किया। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत में मुस्लिम मुआशरे के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी हुकूमत ने सिर्फ सबकी उन्नति और भलाई को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर मुल्क को मजहब और जात पात में बांटने का भी इल्जाम लगाया। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि बीजेपी मुल्क को एकजुट रखने में यकीन रखती है। 2014 से पहले मुसलमानों को डराया जाता था कि अगर मोदी सत्ता में आया तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन क्या मोदी हुकूमत ने किसी के साथ मजहब के बिना पर भेदभाव किया? क्या किसी ने आपसे पूछा है कि क्या आप मुस्लिम, हिंदू या सिख हैं? मरकजी हुकूमत के प्रोग्राम सबके लिए होते हैं। जब मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज जैसी सहूलियतों का फायदा उठाने की बात आती है तो मोदी हुकूमत कोई भेदभाव नहीं करती। एक आरटीआई का जवाब देते हुए वजारत दाखिला ने कहा कि सीएए कानून के तहत कितने दरख्वास्त आए हैं, इसकी कोई जानकारी वजारत के पास नहीं है। दरअसल एक आरटीआई दाखिल कर जवाब तलब किया गया था कि अभी तक सीएए पोर्टल में कितनी दरख्वास्त मिली हैं। बता दें, हाल ही में सीएए कानून नाफिज होने के बाद पोर्टल पर एप्लीकेशन शुरू की गई थी। वजारत ने कहा कि सीएए पोर्टल पर आए एप्लीकेशन के रिकॉर्ड रखने का उनके पास कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके तहत एप्लीकेशन की जानकारी इकट्ठा की जाए। इसके साथ वजारत ने आरटीआई कानून के दायरे को लेकर भी तबसरा किया। वजारत ने कहा कि कानून के तहत जो जानकारी मांगी गई है वो आरटीआई के दायरे से बाहर है। बता दें, कानून को पास करते वक्त 11 दिसंबर 2019 को वजारत दाखिला के वजीर अमित शाह ने कहा था कि कानून से लाखों और करोड़ों लोगों को फायदा होगा, जबकि तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया था कि करीब 31,000 लोगों को तुरंत कानून का फायदा मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल को मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने के मरकजी हुकूमत के फैसले को ये कहते हुए बरकरार रखा कि हुकूमत उनके लिए बहुत सी स्कीमें चला रही है। ऐसे में हुकूमत के फैसले पर सवाल उठाना दुरुस्त नहीं है। आपको बता दें, एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की सदारत वाली बेंच ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि अक़लियती बरादरियों के लिए बहुत से कामयाब प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इस इदारे को बंद करने की वजह से अक़लियती बिरादरी की तरक्की में कोई रुकावट पैदा हो रही है। दरख्वास्त में कहा गया था कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की फंडिंग मरकजी हुकूमत करती है और इसका मकसद मुस्लिम कम्युनिटी के महरूम तबके को तालीम मुहैया कराना है। फाउंडेशन को बंद करने से मुस्लिम कम्युनिटी के गरीब, ज़रूरतमंद और ज़हीन तलबा खासकर तालिबात का काफ़ी नुकसान होगा। फाउंडेशन को बंद करने की तजवीज देना सेंट्रल वक्फ काउंसिल के दायरे इख्तियार में नहीं आता है, क्योंकि ये फाउंडेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। बहुजन समाज पार्टी ने वाराणसी लोकसभा सीट से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने अतर जमाल लारी को इंतखाबी मैदान में उतारा है। वाराणसी लोकसभा सीट में 1 जून को आखिरी फेज में वोटिंग होनी है। वाराणसी वजीर आजम नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है। पीएम इस सीट से 2 बार 2014 और 2019 के लोकसभा इंतखाबात में जीत चुके हैं। लोकसभा इंतखाब करीब आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां एक के बाद एक लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है। बीते दिन बहुजन समाज पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की अपनी नई लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में वाराणसी सीट से अतर जमाल लारी को उम्मीदवार बनाया गया है। 66 साल के अतर जमाल वाराणसी के ही रहने वाले हैं। वो 1980 से सियासत में हिस्सेदारी कर रहे हैं। अतर ने जनता दल, समाजवादी पार्टी, अपना दल और कौमी एकता दल सहित कई सियासी पार्टियों के साथ काम किया है। अतर पहले भी इंतखाब लड़ चुके हैं। वो 3 बार असेंबली इंतखाब और 2 बार लोकसभा इंतखाब में उतर चुके हैं। ताहम उनको एक बार भी कामयाबी नहीं मिली।
कई जानकारों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ इंडिया इत्तेहाद के वोटों में सेंधमारी के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार रही है। अतर जमाल को वाराणसी में उतारने से मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जाएगा, जिससे वजीर आजम मोदी को हराना और मुश्किल हो जाएगा। बिहार में आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आरजेडी के साबिक एमपी शहाबुद्दीन की बीवी हिना शहाब ने आरजेडी के टिकट पर इंतखाब लड़ने से इनकार कर दिया है। बता दें, बीते दिनों हिना ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद आरजेडी की उलझन बढ़ गई थी। हिना शहाब ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए कहा कि मेरे शौहर उसूलों के पक्के थे, मैं उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ूंगी। फिलहाल सीवान में मामला फंसा हुआ है। आरजेडी ने अभी तक सीवान से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और अंदर खाने ऐसी चर्चाएं हैं कि आरजेडी के सीनियर लीडरान हिना को मनाने में लगे हैं। गौरतलब है कि 9 अप्रैल को आरजेडी ने अपने 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिसमें सीवान को छोड़कर सभी सीट शामिल थीं। ऐसे इम्कान थे कि आरजेडी साबिक एमएलए अवध बिहारी चौधरी को सीवान से इंतखाबी मैदान में उतार सकती है। कई जानकार मानते हैं कि आरजेडी हिना को सीवान से नहीं उतारना चाहती थी, क्योंकि वो पिछले कई इंतखाबात वहां से हार चुकी हैं। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में जुटे पीएम मोदी इन दिनों एक के बाद एक लगातार कई सूबों का दौरा कर रहे हैं। लिहाजा आज वो असम के नालबारी पहुंचे, जहां उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए आवाम से कई बड़े वादे किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए ने मुल्क के हर शहरी तक पहुंचने और उन्हें हर सहूलियत देने का फैसला किया है, जिनके वो हकदार हैं। अगले 5 सालों में गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे। एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है, वो सुविधा उसे दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाए जाएंगे और बिना भेदभाव सबको मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडरान संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और जस्मिन शाह ने पार्टी से जुड़े मुद्दों पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। इस दौरान लोकसभा इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी की वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। इस वेबसाइट को आपका राम राज्य नाम दिया गया है। इस वेबसाइट को लॉन्च करते हुए आप लीडरान ने कहा कि ये पहली रामनवमी है जब सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उन्होंने सही मायने में राम राज्य की तर्ज पर दिल्ली में काम किया है। राम राज्य यही था जहां आवाम के लिए रियासत चलाई जाती थी और वही काम केजरीवाल कर रहे हैं। आवाम के लिए हुकूमत चला रहे हैं, जहां बिजली, पानी, बच्चों की अच्छी तालीम और लोगों के लिए अच्छे इलाज की बात होती है। वहीं इस दौरान आप एमपी संजय सिंह ने कहा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिजली मुफ्त दी जा सकती है। आज़ादी के बाद मुफ्त बिजली स्कीम, मुफ्त पानी स्कीम और मुफ्त बस सफर की स्कीम लागू करने वाली पहली हुकूमत थी। दिल्ली मुनाफे का बजट देने वाला एक वाहिद रियासत है। दहशतगर्दी के खिलाफ मोदी हुकूमत की नो टॉलरेंस पॉलिसी मुल्क ही नहीं बल्कि बैरूने मुमालिक में भी चर्चाओं में आ गई है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने कहा था कि दहशतगर्दों को उनके घर में घुसकर मारने से नहीं हिचकिचाएंगे। वहीं मोदी हुकूमत के दहशतगर्दी के खिलाफ इस रुख को लेकर अब अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है। अमेरिका गैर मुल्की वजारत के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देते हुए कहा, अमेरिका इसके बीच में नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम भारत और पाकिस्तान दोनों से कहना चाहेंगे कि जितना हो सके टकराव से बचें और बातचीत के जरिए हल निकालें। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान में कई दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ताहम इन दहशतगर्दों का कत्ल किसने किया है, इस बात की जानकारी पाकिस्तानी हुकूमत के पास नहीं है। वहीं पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है कि भारत की खुफिया एजेंसी यानी रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान की जमीन पर दहशतगर्दों को निशाना बना रहे हैं। यूएई और ओमान के बाद अब पाकिस्तान में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पूरे पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश और बिजली गिरने से तकरीबन 50 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 12 अप्रैल से ही पाकिस्तान के कई सूबों में तेज बारिश हो रही है। वहीं पाकिस्तान की पीडीएमए का कहना है कि मौसम के बिगड़ते मिजाज के चलते 32 लोग शदीद तौर पर घायल हैं। मौसम को देखते हुए साउथ वेस्ट इलाकों जैसे बलूचिस्तान और खैबर
पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लागू की गई है। पंजाब रियासत में बिजली गिरने से 7 बच्चों समेत कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही अस्पतालों में लोगों के रहने के इंतजाम किए जा रहे हैं। खराब मौसम को देखते हुए पीडीएमए ने लोगों को घर से ना निकलने की एडवाइजरी जारी की है। ताहम पाकिस्तान में भारी बारिश का ये सिलसिला अभी थमता नहीं दिख रहा। पाकिस्तान के मौसम निजाम ने 22 अप्रैल तक पूरे मुल्क में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तूफान का सबसे ज्यादा असर बलूचिस्तान में दिख रहा है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।